आज हम एक और नकली अरब प्रचार प्रयास का पर्दाफाश कर रहे हैं जिसे सीएनएन और मुख्यधारा की मीडिया ने उठाया है और यहूदी राज्य को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया है। चलिए शुरू करते हैं। जेएनएस टीवी के एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं जॉश हैस्टन हूं। मैं बताता हूं कि दक्षिणी हेब्रोन हिल्स में पिछले 2 हफ्तों में क्या हुआ। वहां एल खैर नामक अवैध बेडौइन शिविर है। इसमें कोई सवाल नहीं, ये कानूनी नहीं है। वहां की कुछ संरचनाओं पर समय समय पर ढहाने के आदेश दिए गए हैं। अफसोस, वो शिविर अभी भी वहीं है। ये कर्मेल यहूदी समुदाय की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित है। पिछले 2 हफ्तों में दुनिया भर के पत्रकार इस इलाके में आ गए हैं और इस तथाकथित गांव में अपने कैमरे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे बढ़िया फुटेज मिलती है। ये सब झूठ है, लेकिन इससे दर्शक आकर्षित होते हैं। यही कहानी है। कार्मेल के सुरक्षा कर्मियों ने अवैध गांव और अपने शहर कार्मेल के बीच एक बाड़ लगा दी। क्यों? सुरक्षा कारणों से। अधिकारियों के अनुसार संभावित आतंकवादी समुदाय में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ लगती है, अरब गांव वाले बाहर आ जाते हैं और वे क्या करते हैं? वे अपने बच्चों को तेज धूप में बाढ़ के पास बैठाते हैं। हाथों में अंग्रेजी में लिखे बड़े बड़े बोर्ड देते हैं कैमरों के लिए, कि कावा करते हैं कि इजराइल ने सड़क बंद कर दी है और उनके बच्चे अब स्कूल नहीं जा सकते। ये शानदार प्रचार है, लेकिन फिर भी ये सब झूठ है। आईडीएफ मानता है कि ये बच्चे वास्तव में स्कूल जा सकते हैं। उन्हें किसी और रास्ते से जाना होगा, क्योंकि स्कूल पहुंचने के कई रास्ते हैं। वे अब बाढ़ की वजह से कार्मेल समुदाय के पास से नहीं चल सकते। ये बच्चे बाढ़ के पास बैठकर रो रहे हैं और इजराइल पर शिक्षा से वंचित करने का आरोप लगा रहे हैं। यह दृश्य सीएनएन और कई अन्य चैनलों पर दिखाया गया है। मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं। ये है हेब्रॉन हिल्स क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख एलिराम अजुलाई, जिन्होंने अपना बनाया एक छोटा वीडियो साझा किया है। मैं यहाँ यम खीर की उस अवैध चौकी से आने वाले बच्चों के स्कूल में आया हूँ। वो चौकी करमेल क्षेत्र में घुसपैठ करती है। मैं ये जांचने आया हूँ कि क्या वहाँ से स्कूल पहुँचना वाकई समस्या है। यहाँ पास में स्कूल है, चलिए दौरा करते हैं और देखते हैं पहुँचना संभव है या नहीं। क्या आप यहाँ मदरसे में पढ़ते हैं? आपके बच्चों को स्कूल जाने में कितना समय लगता है? यहाँ ज्यादातर बच्चे 15 से 40 मिनट सफर करते हैं, इसलिए मैं घड़ी रखता हूँ और देखते हैं कि स्कूल पहुँचने में कितना समय लगता है। लो, हम घड़ी के मुताबिक पहुंच गए। दका 10 शनियोत। आपने तथ्य देख लिए, स्कूल पहुंचने में दिक्कत नहीं। अब फैसला करें। जैसा आपने क्लिप में देखा, 1 मिनट और 10 सेकंड में वो स्कूल से अरब बस्ती तक बिना किसी रुकावट के पहुंच गया। उसे कभी नहीं रोका गया। तो मेयर कर सकते हैं, तो ये बच्चे भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सुनियोजित फर्जी खबरों का आयोजन है। ये अच्छा है, इतना श्रेय मैं उन्हें दूंगा। अगर आप सीएनएन पर देख रहे हैं तो इन बच्चों के लिए दुख होगा। ये दिल को छू जाता है। समस्या ये है कि ये सब झूठ है। असलियत में ये एक ऐसा मामला है जिसमें इन माता पिता, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नेताओं और उस गांव के नेताओं ने इन बच्चों का बेरहमी से इस्तेमाल किया है। उन्हें धूप में बैठाया गया और फिल्माया गया ताकि वे दिखावा कर सकें और कैमरे पर रो सकें। मैं धन्य हूं कि मेरे पास ये मंच है और मैं आपके साथ यहां जो सच में हो रहा है वो साझा कर सकता हूं। दुर्भाग्य से कई लोग इस झूठ का शिकार हुए हैं, जिसमें तथाकथित प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इन झूठों को दुनिया भर में फैलाने में मदद कर रहे हैं। मेरा आप सभी से संदेश है कि जो कुछ भी आप देखते हैं उस पर पूरी तरह विश्वास न करें। थोड़ा और गहराई से जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए, इस हफ्ते बिन्यामिन इलाके में एक आतंकवादी हमले को आखिरी क्षण में रोका गया। आतंकवादियों ने यहूदी समुदायों के बीच एक मुख्य सड़क के किनारे एक बैग में छुपाकर विस्फोटक उपकरण लगाया था। इलाके के निवासी ने संदिग्ध बैग देखा, फिर बम निरोधक विशेषज्ञ बुलाए गए और उपकरण निष्क्रिय किया गया। आइए क्लिप देखें। यहाँ बम निरोधक विशेषज्ञ चाहिए। एक तार सक्रियण तंत्र से जुड़ा है। छोटा
ये मुख्य मार्ग ऐन से सयोन तक जाता है, जहां सेना की गाड़ियां और गार्ड्स पूरे दिन आते जाते हैं। बम निरोधक विशेषज्ञ जल्दी बुलाना होगा। हमें जल्दी करना होगा और तुरंत भेजना होगा। ठीक है, तो ऑडियो हिब्रू में था, लेकिन जैसा आपने देखा वहां एक निवासी ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण का झंडा देखा और उसके पास एक संदिग्ध बैग था। यह झूठा अलार्म नहीं था, उस बैग के अंदर एक बम था। यह हत्या का प्रयास था। यह घटना प्राचीन यहूदी समुदाय शिलो के पास हुई थी। असल में अधिकारियों का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में इस तरह की यह दूसरी कोशिश थी। पिछली घटना में आतंकवादियों ने एक नकली डिवाइस रखी थी, जबकि इस बार असली थी। यह एक सक्रिय और खतरनाक पाइप बम था। जैसा कि मैंने कहा, बम निरोधक विशेषज्ञ आए, उन्होंने वस्तु की जांच की, विस्फोटक डिवाइस का पता लगाया और उसे मौके पर निष्क्रिय किया। भगवान का शुक्र है, कोई हताहत नहीं हुआ। बिन्यामिन क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख और येशा परिषद के अध्यक्ष इज़राइल गन ने कहा, यह हर मायने में हत्या का प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आईडीएफ इस हमले के पीछे जो भी है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे और अगली संभावित आपदा को रोके। हमें कार्रवाई करने के लिए ऐसी किसी आपदा का इंतजार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये तो पागलपन है। यहूदी समुदायों के पास बम और बैग मिल रहे हैं। ये कहीं दूर ईरान, लेबनान या गाजा में नहीं है। ये बहुत ही व्यस्त इलाके में यहूदी समुदायों के बीच है। जिम्मेदार लोगों को खोजकर सजा मिलनी चाहिए। ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, इसके लिए एक डर पैदा करना जरूरी है। ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, इसके लिए एक डर पैदा करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जेरूसलम पोस्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन राहत एजेंसी द्वारा संचालित स्कूलों के बारे में रिपोर्ट करता है। नियर ईस्ट में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, जिसे अनरवा के नाम से जाना जाता है, ने अपनी शैक्षिक गतिविधियां सप्ताह में 4 दिन कर दी हैं। महत्वपूर्ण फंडिंग समस्याओं के जवाब में अनरवा के वेस्ट बैंक असिस्टेंट फील्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अनुसार स्कूल के दिनों में कटौती वित्तीय कठिनाइयों के कारण की गई थी और इसके साथ ही अनरवा स्टाफ के कार्य घंटों में 20% की कटौती भी की गई थी। इन उपायों के पूरे शैक्षणिक वर्ष के अंत तक जारी रहने की उम्मीद है। ये सच में बहुत अच्छी खबर है। UNRWA अपने स्कूलों में बच्चों को रोज नफरत और इजराइल व यहूदियों के खिलाफ भड़काऊ बातें सिखाता है। तो अगर यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम में उनके स्कूल एक दिन कम चलते हैं, तो इसका मतलब है एक दिन कम नफरत और भड़काऊ शिक्षा। क्या इससे फर्क पड़ेगा? शायद हाँ, शायद नहीं। दुनिया में कम नफरत होना अच्छा है। साफ तौर पर कहूं तो यरूशलेम के कुछ हिस्सों में अनरवा स्कूल नफरत का प्रचार कर रहे हैं, जो इस स्टूडियो से सिर्फ 7 मिनट की ट्रेन यात्रा पर है। ये डरावना है। आइए इसे विस्तार से समझें। UN वॉच के अनुसार अनरवा नेता शीर्ष हमास अधिकारियों के साथ करीबी रूप से काम करते हैं। UNRWA के शिक्षक, स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षक संघ प्रमुख और क्षेत्रीय निदेशक हमास से जुड़े या उसका समर्थन करते हैं। इसका परिणाम होता है कि छात्र यहूदियों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद अपनाते हैं। आइए UN वॉच का ये वीडियो देखते हैं। स्कूल में मुख्य बात इजराइल के बारे में होती है। कोई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो क्या तुम यहूदियों से नफरत करते हो? देर। लेकिन हम यहाँ हैं, अब और हमेशा, और हम अपना हक लेंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले और उसके बाद हुई जंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये वापसी के अधिकार पर लागू होता है? हाँ, क्योंकि हम फिलिस्तीन को वापस चाहते हैं और उसे अपने देश में लौटाना चाहते हैं। देखिए, ये बच्चे आधिकारिक उनरवा स्कूलों में क्या पा रहे हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि दुनिया का ज्यादातर हिस्सा इस पर चुप है। आइए ये भी याद रखें कि गाजा में युद्ध के दौरान IDF ने उनरवा स्कूलों और मुख्यालयों में आतंकवादी ठिकाने खोजे थे और उनरवा के स्टाफ के सदस्य हमास के सदस्य पाए गए थे या 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल थे। मैंने ये बार बार कहा है, हैशटैग उनरवा ही हमास है। यही हैशटैग हमें इस्तेमाल करना चाहिए। IDF का कहना है कि खुफिया जानकारी के अनुसार गजा में 450 से अधिक आतंकवादी जो मुख्य रूप से हमास से जुड़े हैं, उनरवा में भी काम करते हैं। क्या आपको वो ग्राफिक वीडियो याद है? वो वीडियो 7 अक्टूबर 2023 को एक सुरक्षा कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें 2 हमास आतंकवादी दिख रहे हैं जो अनरवा के कर्मचारी थे।
वे एक इजरायली नागरिक की लाश जिसे उन्होंने गोली मारी थी उठाकर गाजा ले जाने के लिए ट्रक पर लाद रहे हैं। तो जबकि अब अनरवा ये रो रहा है कि वे अपने स्कूल सप्ताह में 5 दिन नहीं चला सकते, असलियत ये है कि इन स्कूलों को ऐसी अथॉरिटी को सौंप देना चाहिए जो यहूदी विरोधी नफरत ना फैलाए। पीए निश्चित रूप से इसका हल नहीं है क्योंकि उनके स्कूल भी वही बातें सिखाते हैं। कौन इसमें दखल दे सकता है मुझे नहीं पता। तब तक हम सब याद रखें, #अनरवा ही हमास है। इज़राइल निकट भविष्य में यहूदा और सामरिया पर संप्रभुता लागू नहीं करेगा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका विरोध कर रहे हैं। ये इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार के अनुसार है। ये वायनेट समाचार संस्थान की एक रिपोर्ट पर आधारित है। हमें संप्रभुता लागू करनी होगी, सिर्फ अमेरिका के साथ समन्वय में ही करना है। सार ने अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ लिकुड के सदस्यों को एक ब्रीफिंग में बताया, जैसा कि वायनेट द्वारा प्राप्त रिकॉर्डिंग में कहा गया। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप इसका समर्थन नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, हमारी इसे करने की कोई मंशा नहीं है। मेरा मतलब संप्रभुता लागू करने से है, कम से कम आने वाले कुछ महीनों में। ये राष्ट्रपति ट्रंप की योजना का विरोध है और इससे इजरायल निसंदेह कई दोस्तों से दूर हो जाएगा। ये आसान स्थिति नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप इजरायल के सच्चे मित्र हैं, लेकिन जितने भी लोगों से मैं इस बारे में बात करता हूं, उनमें से ज्यादातर कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति सच में समझ पाते कि यहां क्या हो रहा है, तो वो यहूदा और सामरिया पर इजरायली संप्रभुता का समर्थन करते। मेरी उम्मीद है कि कोई आए और उन्हें ये बात समझाए। मुझे पता है आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते, खासकर जब अमेरिका और इजराइल साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आगे चलकर कोई कम दोस्ताना प्रशासन सत्ता में आ जाता है तो क्या होगा? यहूदिया और सामरिया की स्थिति लगभग 60 साल से अनिश्चित है। आखिर हमें तय करना होगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा। मैं मानता हूं कि यहूदिया और सामरिया पर इजरायली संप्रभुता ही आगे का रास्ता है। अब आगे बढ़ते हैं। आईडीएफ ने मंगलवार को बताया कि सैनिकों ने सीमा पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा खुफिया के आधार पर 6 अरब संदिग्धों को पकड़ा जो आतंकवादी गतिविधियों, उकसावे और हथियार रखने में शामिल थे। गिरफ्तारियां अलराम, कफर अकाब और कलंदिया क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा थीं, जिसके दौरान सैनिकों ने लगभग 100 इमारतों की तलाशी ली और 40 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की। यह यरूशलेम के ठीक बाहर है। सैनिकों ने 10 से अधिक हथियार जैसे पिस्तौल, कार्लो हथियार, शिकार राइफल, M16, M4 राइफलें, देसी पाइप बम, हथियारों के पुर्जे, गोला बारूद और सैन्य उपकरण जब्त किए। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को पूछताछ के लिए इजरायल पुलिस के यहूदा और सामरिया जिले के बिन्यामिन स्टेशन भेजा गया। एक और दिन यहूदा और सामरिया में आतंकवाद विरोधी अभियान। उन इजरायल से नफरत करने वालों और झूठ बोलने वालों की बातों पर विश्वास मत करो जो दावा करते हैं कि इस इलाके में कोई आतंकवादी नहीं है। वे अक्सर कहते हैं कि हमास सिर्फ गाजा में ही मौजूद है। उनका मकसद ये दिखाना है कि इजरायल और आईडीएफ बिना वजह सिर्फ वहां के लोगों को परेशान करने के लिए आधी रात अरब गांव में जाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये अलग कहानी कहती है। हकीकत यह है कि इन इलाकों में हर दिन आतंकवादी सक्रिय रहते हैं जिनका मकसद इजरायली नागरिकों की हत्या करना और इजरायली सैनिकों पर हमला करना है। यहाँ की तस्वीरें सब कुछ कहती हैं। और ये तो सिर्फ एक खास 24 घंटे की अवधि की बात है। ऐसी आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयां हर रात की जाती हैं। शुक्र है ये संभव है क्योंकि इजरायली सैनिकों को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के इलाकों में जाने की इजाजत है। दूसरी ओर 2005 से इजरायल को गाजा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जिससे दुर्भाग्यवश 7 अक्टूबर का नरसंहार हुआ। ईश्वर आईडीएफ के बहादुरों की रक्षा करें जो हर रात जरूरी आतंकवाद विरोधी छापेमारी करते हैं। इसी दौरान पिछले मंगलवार समारिया में एक ऑपरेशन के दौरान 2 आईडीएफ सैनिक घायल हो गए जब उन पर आतंकवादियों ने हमला किया। सेना के अनुसार सिलवाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकवादियों ने 2 आईडीएफ सैनिकों पर हमला किया जिससे वे घायल हो गए और अस्पताल ले जाए गए। सैनिकों ने जवाब में गोली चलाई, एक आतंकवादी मारा गया और दूसरे को निष्क्रिय कर दिया गया। बाद में सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसकी स्थिति तुरंत स्पष्ट नहीं थी। इजरायल के वायनेट समाचार आउटलेट के अनुसार घायल सैनिक कफिर ब्रिगेड की डुखीवत बटालियन से थे। बताया गया है कि बल गांव में एक ऐसे अभियान के तहत काम कर रहे थे जिसका उद्देश्य हथियारों और अन्य आतंकवादी ढांचे का पता लगाना था।
बताया गया कि आतंकवादियों ने सैनिकों को चाकू मारा, एक आतंकवादी मारा गया, दूसरा हिरासत में लिया गया। और अंत में आज पिछले कई हफ्तों से मैं आपको टेनेसी में कानून से जुड़ी ताजा जानकारी दे रहा हूं। टेनेसी के विधायक चर्चा कर रहे थे कि यहूदिया और सामरिया, जो इज़राइल और यहूदी लोगों का बाइबलिक केंद्र है, को लेकर वेस्ट बैंक शब्द के इस्तेमाल को गैर कानूनी किया जाए। अगर आपको याद हो, मैंने आपको टेनेसी के गवर्नर बिल ली से इस कानून पर हस्ताक्षर के लिए संपर्क करने और राज्य स्तर पर यहूदिया और सामरिया शब्दों का इस्तेमाल अनिवार्य करने को कहा था। और कुछ दिन पहले शायद यह आपकी लिखी गई किसी चिट्ठी की वजह से हुआ हो। टेनेसी के गवर्नर बिल ली ने कानून पर हस्ताक्षर किए, जिससे अब राज्य एजेंसियों को दस्तावेजों में वेस्ट बैंक की जगह यहूदिया और सामरिया लिखना होगा। टेनेसी जनरल असेंबली ने इसी महीने जूडिया और सामरिया को मान्यता देने वाला अधिनियम पारित किया था, जैसा हमने चर्चा की थी। ये कानून राज्य संस्थाओं को मार्गदर्शन, नियमों, प्रेस विज्ञप्तियों, ब्रीफिंग्स और अन्य सरकारी दस्तावेजों में वेस्ट बैंक शब्द के इस्तेमाल से रोकता है। हालांकि कुछ सीमित छूट एजेंसी प्रमुख के विवेक पर दी जा सकती है। इस कानून में बताया गया है कि जूडिया और सामरिया इस क्षेत्र के ऐतिहासिक, बाइबलीय और कानूनी नाम हैं। यिगाल डिल्मोनी, जो अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ जूडिया एंड समारिया के सीईओ और सह संस्थापक हैं, जिसने इजराइल के इस क्षेत्र के बारे में अमेरिका में शैक्षिक और जन जागरूकता अभियान चलाए, ने जेएनएस को बताया कि टेनेसी में इस विधेयक के पारित होने से जन समझ को आकार देने में मदद मिलेगी और साझा यहूदी ईसाई मूल्यों के आधार पर दोनों देशों को और अधिक एकजुट किया जाएगा। डिल्मोनी ने कहा, यह धीरे धीरे इजराइल की कहानी बदल देगा। उन्होंने आगे कहा, यह न केवल इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग असली इतिहास से अधिक परिचित हों और इजराइल के बारे में कही जाने वाली सभी झूठी बातों के खिलाफ लड़ें। उन्होंने कहा कि वे सच बोल रहे हैं और बच्चों को भी सच सिखा रहे हैं। डिल्मोनी, जो वर्तमान में आईडीएफ रिजर्व ड्यूटी पर हैं, ने जेएनएस को बताया कि सरकारी दस्तावेजों को क्षेत्र के नाम के अनुसार अपडेट करना इजराइल और अमेरिका को और अधिक एकजुट करता है, जिनकी रुचि न केवल इस युद्ध में बल्कि सच साझा करने में भी समान है। आज जेएनएस टीवी पर जुडियोकेशन यहीं खत्म होता है। मैं जॉश हैस्टन, जेएनएस न्यूज संवाददाता, पर्दे के पीछे सभी का धन्यवाद करता हूं। आरुण वोगल एंटर बोर्ड पर हैं, यूरी स्ट्रेट्स्की स्टेशन मैनेजर हैं, रायन लिशिट्स, जैक जिकरमैन और प्रोड्यूसर बारबरा खामेनो भी शामिल हैं। सप्ताह की शुभकामनाएं। जेएनएस टीवी पर रहें और शानदार प्रोग्रामिंग देखें। इजराइल, मध्य पूर्व और यहूदी जगत की ताज़ा खबरों के लिए jns.org जाएं। सब्सक्राइब करें, सुपर थैंक्स दें और अगले हफ्ते जेएनएस टीवी के जुडियोकेशन में मिलें।